प्रोग्राम को कहते हैं रिफ़ा चाइल्ड केयर। रिफ़ा चाइल्ड केयर सामीन एक बहुत ख़ास प्रोग्राम है क्योंकि हम इसमें बच्चों की सेहत के हवाले से आपसे गुफ्तगू करते हैं और अच्छे अच्छे मौज़ूआत पर आपसे बात करते हैं। बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, उनकी सेहत का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। अगर हम हमारे मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन देखना चाहते हैं तो हमें ये चीज़ इंश्योर करनी होगी कि हमारे बच्चों की जो सेहत है वो बेहतर है। तो आज के अगर मैं मौजू की बात करूँ सामीन, तो आज हम बात करेंगे बच्चों में दमे और खाने की एलर्जी के हवाले से। और ये बहुत एक आम सी बीमारी है, बच्चों में ये मसाइल बहुत आम है क्योंकि अगर हम देखें तो अंदाज़न तकरीबन हर 10 में से जो है एक बच्चा किसी न किसी हद तक दमे की अलामात भी रखता है। तो इस हवाले से हम आज तफसील से गुफ्तगू करेंगे। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद उसामा साहब और ये रेजिडेंट पीडियाट्रिक हैं, पाकिस्तान रेलवे हॉस्पिटल में अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो उनसे इस हवाले से आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और आपको बताती चलूँ कि ये प्रोग्राम आप ना सिर्फ हमारे FM रेडियो पर सुन सकते हैं बल्कि इस वक्त ये प्रोग्राम फेसबुक पर जो है वो लाइव आपके लिए नशर भी किया जा रहा है। तो इस हवाले से आपका कोई सवाल हो तो जो पेरेंट्स, जो वालिदैन हमें देखो सुन रहे हैं, उनके पास ये सहूलत मौजूद है कि वो सवाल भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हम आपके सवाल को भी जो है प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बाल जनाब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और डॉक्टर साहब को भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं चाहूँगी क्या मैंने तो आपका नाम तो मैंने बता दिया, लेकिन आप थोड़ा सा तारुफ पेश करें सुनने और देखने वालों के लिए। जी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उसामा है और मैं पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी रेजिडेंट पीड्स अपनी खिदमात रेलवे जनरल हॉस्पिटल में तकरीबन लास्ट 1.5 ईयर से दे रहा हूँ। और करंटली आज मुझे मौका मिला है रेडियो FM रिफ़ा के इस प्लेटफॉर्म से कि मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो चाइल्डहुड एज़मा है उसके बारे में थोड़ा सामीन और सुनने वालों को इसके बारे में आगाह कर सकूं और इसे कैसे बचा जा सकता है और ये सब कुछ। सही। अच्छा, हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे चाइल्डहुड एस्थमा या दमे की जो की बीमारी है, तो एज अ डॉक्टर आप इसको किस तरह से बयान करेंगे? जी पहली बात ये कि जो चाइल्डहुड एज़मा है जिसको हम दमा भी बोलते हैं उर्दू में, और बेसिकली दिस इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ऑफ द चिल्ड्रन। यानी कहने का मकसद ये है कि ये एक सांस की नालियों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें उसमें कह सकते हैं कि सूजन हो जाती है और उनकी जो सूजन की वजह से सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चों को सांस लेने में दुश्वारी होती है और उसकी वजह से उनको खांसी होती है और कभी कभार सांस लेते हुए उनकी आवाज़ में सीटियों की आवाज़ भी आती है जिसको हम वीज़ बोलते हैं। और ये कुछ अलामत हैं जो दमे में बच्चों को देखने को मिलती हैं। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि ये बीमारी कितनी आम है पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए? जी अगर हम इसको थोड़ा सा कट डाउन करें तो सिंपली हम कह सकते हैं कि 10 में से एक बच्चा इससे काफ़ी हद तक जो दमे की जो अलामत हैं जो मैंने आपको पहले इसमें बताई हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वो अलामत वो रखता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई डॉक्टर के पास वो जा रहे हैं तो डॉक्टर आइडेंटिफाई करे उसकी कौन कौन सी अलामत आ रही हैं जो उसकी लाइफस्टाइल डेली एक्टिविटीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं, तो ताकि उसको प्रॉपर एग्जामिन करे, प्रॉपर उसके इन्वेस्टिगेशन करके उसको डायग्नोस करे अगर वो प्रोन है कि उसको हो सकता है एस्मा और फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है। कुछ इसके हिस्ट्री में बहुत चीज़ें इसमें पता चल जाता है कि इसको एस्मा अभी नहीं तो लेटर ऑन एज में हो सकता है, जिसमें कुछ विरासती, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं, कुछ विरासती अवामिल हैं, कुछ उसमें कह सकते हैं फैमिली हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मदर फादर साइड पे है या कोई एलर्जी है उसको ऑलरेडी, कोई खारिश इस तरह की, तो हमें ये किसी हद तक लगता है कि ये बच्चों को अभी नहीं तो लेटर ऑन लाइफ में उनको दमे का होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा ऐसी कोई अलामात जिसको देख के वालिदैन ये पहचान सके कि उनके बच्चे को दमा हो चुका है? जी अलामत में मैं जिस तरह पहले भी बताया है मैंने, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चे जब खेलते हैं उनकी जो ड्यूरिंग प्लेइंग उनका सांस की दुश्वारी होती है और वो आके बताते हैं कि सांस मेरा फूल रहा है। कभी कभार वो रात को पूरी रात खांसी बहुत ज़्यादा करते हैं और ड्राई कफ होती है। और इसके अलावा उसमें जब वो सांस लेते हैं तो उनको सांस लेने में ना सीटियों की आवाज़ हमें देखने जो सुनने में भी मिलती हैं, उसको हम मेडिकली वीज़ बोलते हैं। तो उसके अलावा जब कभी बहुत ज़्यादा सांस की तंगी हो और रात को वो बार बार बच्चा चले और उसको सांस की तंगी भी हो रही हो और वो स्कूल से भी समटाइम्स उसकी एब्सेंस हो रही हो, तो कुछ ये अलामत ऐसी हैं और जिसकी वजह से फ़ौरन अस्पताल में डॉक्टर को रुजू कर लेना बेहतर है और मशवरा ले लेना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि दमा काबिल इलाज है? क्योंकि अक्सर हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि जो इसकी अलामात हैं या ये जो बीमारी है ये हमारे साथ मतलब पूरी उम्र जो है हमारे साथ रहती है। तो इस हवाले से बताइएगा कि किस हद तक काबिल इलाज है?
अगर मैं इसके कहूँ दमा एक काबिल कंट्रोल बीमारी है तो वो ज़्यादा बेहतर है। कुछ ये है कि कुछ अगर हम प्रॉपर अगर बच्चा डायग्नोज हो गया है उसको अगर दमे के बारे में, तो उसको बेहतर ये है कि जो वो अपने डॉक्टर के साथ फॉलोअप रखे पहली बात, और जो उसको इन्हेलर या कुछ भी स्पेसर बच्चों में दिया गया है तो उसकी प्रॉपर टेक्निक्स का उसको बताया जाए, और वो इंश्योर करें पेरेंट्स भी कि वो सही इन्हेलर ले रहा है कि नहीं, जो मेडिकेशन एडवाइस हुई है उसको प्रॉपर वो फॉलो कर रहा है। थर्ड, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है दमे के, देखें ज़रूरी है कि दमा के लिए ना साइड कुछ उसके ऐसा इम्पैक्ट होता है बैकग्राउंड में कि जो उसको ट्रिगर कर रहा होता है। एस्थमा ऐसे नहीं होता, देर इज़ ऑलवेज अ रीज़न बिहाइंड ऑफ एस्थमा। हो सकता है या तो कोई उसको एक्जिमा है जिसे खारिश बोलते हैं, या उसको फ्लू का एलर्जिक रेनाइटिस का इशू है, या घर में कोई पेट्स ऐसे हैं जो वो भी कॉज कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं, जो दमा कर सकते हैं। कुछ डस्ट है, कुछ पोलन्स हैं, कुछ उस एरिया में रहते हैं जहाँ पोलन्स आते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करें कि ये कुछ कौन से ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर जो उसको दमा करने में एग्रीवेट कर रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको आइडेंटिफाई करें और उसको फिर उस चीज़ से अगर रोक लें। अगर किसी को रेनाइटिस का इशू है, उसका डीएनएस कहते हैं, डेविएटेड नेजल सेप्टम, कोई नाक उसका अगर टेढ़ा है, अगर उसको बार बार फ्लू रह रहा है जिसकी वजह से उसको दमा तो है लेकिन उसको ट्रिगर कर रहा है बार बार, तो बनिस्बत इसके कि हम दमे को ही ट्रीट करते रहें कि इट्स बेटर कि जो उसका रीज़न एक रिस्क फैक्टर बन रहा है जैसा डीएनएस है, तो उसको ट्रीट पहले कर लिया जाए ताकि वो ट्रिगर बार बार ना उसे करे। इस तरीके से हम काबिल कंट्रोल करके उससे उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। विद पैसेज ऑफ टाइम, विद इम्यूनिटी, विद प्रिवेंटिव मेजर्स हम किसी हद तक इसको कंट्रोल पा सकते हैं। सही, यानी कि इस पे कंट्रोल हम हासिल कर सकते हैं लेकिन इसका मुकम्मल तौर पर जो है वो इलाज नहीं हो सकता। सही। सामईन इकराम, इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिफ़ा चाइल्ड केयर, और ये प्रोग्राम बहुत ख़ास है बच्चों की सेहत के हवाले से। जो वालिदैन हैं जो इस वक्त हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनके लिए प्रोग्राम बहुत मालूमाती भी और मुफीद भी साबित होगा। आज हम बात करें चाइल्डहुड एस्थमा एंड फूड एलर्जीज़ के हवाले से, यानी कि दमा और जो खाने की एलर्जीज़ जो बच्चों में पाई जाती हैं, तो उस हवाले से उसकी क्या अलामात होती हैं, उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बात भी की कि इस बीमारी को जो है कंट्रोल कैसे किया जा सकता है ताकि जो उनकी ज़िंदगी है को बेहतर किया जा सके। बहरहाल जनाब, गुफ्तगू जारी है और ये प्रोग्राम आप इस वक्त फेसबुक पेज पर इस वक्त लाइव भी देख रहे हैं, तो आपके पास ये सहूलत मौजूद है कि आप का इस हवाले से कोई सवाल हो तो वो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब हमारा जो टॉपिक है वो फूड एलर्जीज़ के हवाले से भी है, यानी कि जो खाने की जो एलर्जी होती है, तो ये बताएगा कि जो खाने की एलर्जी है वो बच्चों में किस तरह ज़ाहिर होती है। जी, फूड एलर्जी, जिसका मैंने आपको बताया कि कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जो एज़मा को एग्रीवेट करते हैं, तो उसमें एक फूड एलर्जी भी समहाउ आती है। तो फूड एलर्जी बेसिकली एक पर्टिकुलर ऐसी कुछ कह सकते हैं कि कुछ हम उसमें कह सकते हैं कि मूंगफली, पीनट्स हो गए, कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए, कुछ मिल्क हो गए, अंडा, मछली, कुछ स्पेसिफिक हैं जो बच्चे ना बड़े एलर्जिक होते हैं उनसे, उनका इम्यून सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड करता है। तो कहने का मुराद ये है कि फूड एलर्जी एक ऐसी एलर्जी है जिसमें कुछ ख़ास खानों से बच्चों को एक उनका जिस्म एक रद्द अमल पेश करता है, और उसकी कुछ अलामत हैं जो मैं बाद में ज़ाहिर बताऊंगा कि जो बच्चों में ज़ाहिर होती है, और फ़ौरन डॉक्टर के पास वो रुजू करें। और जो खाने हैं वो मैंने जिस बताया है, मूंगफली है, पीनट्स, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं पर्टिकुलर, और कुछ कह सकते हैं उसमें अंडा, मछली, इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। सही। अच्छा, अलामात के बारे में आप बताएं कि किस तरह से बच्चों में इसकी अलामात ज़ाहिर होती हैं। जी, अलामात इसको देख लिए, एलर्जिक रिएक्शन है, ज़ाहिर बात है। अब अपेरेंटली हो सकता है कि जिस्म में की खारिश हो सकती है, कुछ इस तरह के दाग धब्बे आ सकते हैं, उसको कुछ बच्चों को उल्टी आती है, कुछ बच्चों को वॉमिटिंग, डायरिया की सूरत में भी आ सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाए, जब उनको सांस की भी तंगी आए कुछ इस तरह खानों से, तो फ़ौरन अस्पताल में आना चाहिए और डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कौन से खाने हैं ऐसे, क्योंकि वालिदैन भी इस वक्त जो हमें देख और सुन रहे हैं, उनके लिए बता दें कि ऐसे कौन से खाने हैं जो एलर्जी को बढ़ा सकते हैं या एलर्जी को इवन के पैदा कर सकते हैं, तो ऐसे कौन से खाने जिनसे बचना चाहिए, बच्चों को नहीं देने चाहिए। जी, वो देखें, वैसे तो ह्यूमन बॉडी के लिए तो हर एक खाना जो अल्लाह ताला ने इस वर्ल्ड में बनाया वो हमारे लिए एक इम्प्रूवमेंट ही करते हैं, उनकी हेल्थ के लिए एक बेनिफिशियल है। बट कुछ बच्चे सेंसिटिव होते हैं एलर्जी से, तो कुछ पर्टिकुलर खाने, जैसा मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, जिसमें कुछ बच्चों को गंदम की एलर्जी होती है, हम जिसको सीलिक डिजीज़ बोलते हैं, उनको फिर उल्टी और मोशन के और फेलियर टू थ्राइव और ग्रोथ नहीं हो रही होती, कुछ उस तरह की एक एलर्जी होती है।
कुछ बच्चों को पीनट से मैंने देखा एलर्जी होती है कि उसके सांस का मसला उनको ज़्यादा हो जाता है, कुछ लोगों को ड्राई फ्रूट से होता है, किसी को अंडे से एलर्जी होती है, किसी को फ़िश से होती है। तो ये कुछ मामूली सी ऐसी खाने की चीज़ें हैं जिस पे माँ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे खाने जिससे उस बच्चे को एलर्जी हो रही है। ऐसा नहीं है कि इस खानों से सारे बच्चों को एलर्जी होती है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको ऐसे हो सकता है। तो वो फिर उसकी अलामत जैसा मैंने बताई हैं कि होंठ नीले हो सकते हैं, उसके अलावा ख़ारिश हो सकती है कुछ उस पर्टिकुलर खाने के बाद, या सांस में तंगी आ सकती है। जैसा गंदम की एलर्जी, सीलिक डिजीज़ बड़ी कॉमन है बच्चों में, और उसमें ये होता है कि माएँ कहती हैं कि बच्चों का वज़न नहीं बढ़ रहा, पेट फूल रहा है, मोशन लगे रहते हैं, जब भी बच्चा देखे उल्टियाँ करता है तो ये एक साइन है कि हम कह सकते हैं कि हो सकता है इसको गंदम की एलर्जी हो। तो ये आइडेंटिफाई करना डॉक्टर का भी काम है और माँ का भी है। अच्छा, कुछ एहतियाती तदाबीर भी बता दें कि अगर फूड एलर्जी हो जाती है तो फिर वालिदैन को क्या करना चाहिए? जैसा ये कि फूड एलर्जी, जैसा आपने एक एलिमेंट उसका ट्रिगरिंग फैक्टर देख रहा है कि ये स्पेसिफाई एक फूड है जिससे उसको एलर्जी हो रही है, वो तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उससे तो प्रिवेंट करें इन फर्स्ट ऑफ ऑल। और जब अलामत उसको आ गई हैं इस तरह की, तो अब उसके लिए फ़ौरन डॉक्टर के पास रुजू करें, और अगर सांस की तंगी बहुत ज़्यादा होती है उसकी वजह से फ़ौरन अस्पताल में आएँ, उसके लिए कुछ हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो इनिशली ज़ाहिर बात है ये एलर्जिक रिएक्शन होता है, ये स्पॉन्टेनियसली होता है और इसकी ट्रीटमेंट से इलाज भी फ़ौरन हो जाता है। सही। अच्छा, क्या ये जो दमा और जो है, अगर हम फूड इंटॉलरेंस की बात करें, मतलब एलर्जी, एक तो फूड एलर्जी है, दूसरा इंटॉलरेंस भी है, तो इन दोनों का आपस में क्या मतलब लिंक है? देखिए, फूड एलर्जी जैसा मैंने बताया कि एक इम्यून रिएक्शन है, बॉडी में एक इम्यूनिटी होती है, एक इम्यून है, वो कोई भी चीज़ ऐसी है कि वो इम्यून रिस्पॉन्स कर रहा है उसके अगेंस्ट, तो वो बॉडी के उसमें उसने स्वेलिंग, रैश के तौर पे उसने रिएक्शन शो किया। जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो एक काइंड ऑफ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम का इशू है, जिस वो डाइजेशन से, जिस लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जो दूध किसी को बच्चों का हजम नहीं होता, तो वो एक नॉन इम्यून रिस्पॉन्स है, तो वो एक नॉन हार्मफुल है। जो लेकिन जो एलर्जिक रिएक्शन है, इट कैन बी वेरी थ्रेटन, इट कैन बी वेरी डेंजरस अगर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करे। तो लेकिन जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है या कोई इंटॉलरेंस की जो फूड इंटॉलरेंस की बात की, वो एक डाइजेशन से रेलिवेंट है, तो वो इतनी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। तो उसमें डिफरेंट उसकी अलामत होती हैं, तो बोथ आर डिफरेंट, एक इम्यून है और एक नॉन इम्यून है, तो एक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स से रेलिवेंट। सही। सामीन कराम, इस वक्त आप देखो सुन रहे हैं प्रोग्राम रिफ़ा चाइल्ड केयर, और आज बहुत ही एक अहम मौजू पर जो है वो गुफ्तगू जारी है, चाइल्डहुड एस्थमा एंड फूड एलर्जीज़, यानी कि दमा और जो मुख्तलिफ जो खानों से बच्चों को जो एलर्जी होती है, तो उससे ज़ाहिर है उनकी ज़िंदगी भी मुतासिर होती है, उनकी नशोनुमा भी मुतासिर होती है, क्योंकि बच्चे उस वक्त ग्रोइंग एज में हैं, उनकी नशोनुमा हो रही होती है, जिस्मानी तौर पर भी, जहनी तौर पर भी। तो इस दौरान जो बच्चों की जो नशोनुमा की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ज़रूरियात होती हैं, तो वो भी ज़्यादा होती हैं। तो इस हवाले से हमने ये प्रोग्राम भी आपके लिए तरतीब दिया ताकि जो वालिदैन हमें देख और सुन रहे हैं उनको भी इस हवाले से जो है मालूमात हासिल हों। अच्छा डॉक्टर साहब, मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, आप वालिदैन को आप जनरली क्या मशवरा देंगे कि वो अपने बच्चों को दमा से या फूड एलर्जी से किस तरह जो है वो बचा सकते हैं? कुछ एहतियाती तदाबीर जो हर पेरेंट्स को जो है वो फॉलो करनी चाहिए। देखिए, अगर तो एक बच्चा है जिसको चाइल्डहुड एस्थमा, मतलब एस्थमा उसको डायग्नोस हो गया है और ये लॉन्गर रन के लिए चलता है, हमारे पास अभी भी ओपीडीज में पेशेंट आते हैं। फॉलोअप का मकसद यही है कि हम उसकी सेवेरिटी ऑफ डिजीज़ को हम आइडेंटिफाई करें कि जो हमने ऑलरेडी एक रिजीम में उसको ट्रीटमेंट रखा हुआ है, कि आया कि उसको अब चेंज करना है, उसको एस्केलेट करना है या डी एस्केलेट करना है। तो पहली बात तो ये है कि अगर तो उसको दमा अब डायग्नोस हो गया है तो डॉक्टर के साथ फॉलोअप रखे मंथली बेसिस पे या एवरी 6 वीक, जब उसको लगे कि ज़्यादा प्रॉब्लम एग्रीवेट कर रही है। फिर दूसरा ये कि डॉक्टर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल है, और पेरेंट्स का भी, कि जो उसको इन्हेलर दिया गया उसकी टेक्निक पे भी काम किया जाए कि वो कैसे ले रहा है। बच्चे ले तो रहे होते हैं इन्हेलर, लेकिन इफेक्टिव क्यों नहीं होते, कि वो पफ सही तरह ले नहीं सकते। इसकी भी प्रॉपर टेक्निक्स हैं, वो उनको बताएं और पेरेंट्स उनको बताएं। यहाँ एक स्कूल का भी, जिस स्कूल में वो जाते हैं उनका भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि जिस स्कूल में वो जा रहे हैं वहाँ के पेरेंट्स को चाहिए कि टीचर्स को या नर्स को, जो भी डे केयर में जाते हैं, उनको बताएं कि इसको ये प्रॉब्लम है, किसी टाइम भी एग्रीवेट कर सकते हैं, ताकि उनके लिए एक न्यू ना हो कि ये क्या हो गया, फ़ौरन ईआर में रश करना है। तो बेहतर ये है कि उनके जो टीचर्स हैं, रेलिवेंट टीचर क्लास के, उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो, और उनके पास भी एज अ सेफ जोन में उनके पास भी एक इन्हेलर उनको दे दिया जाए कि इन केस अगर बच्चा अपना घर भूल गया तो वो वहाँ से ले सके। कुछ हॉस्पिटल में मेडिसिन का भी होता है, तो उसमें हेल्प आउट कर सकते हैं। थर्ड ये है कि जिस तरह मैंने बताया, इसकी वजूहत ऐसी हैं कि डस्ट, कुछ बच्चों को एलर्जी होती है,
तो घर में सफाई का ख्याल रखें, जो वहाँ पर कर्टन्स हैं उनको बाकायदगी से साफ़ किया जाए। नॉर्मली तो कहते हैं कि जिनको एस्मा है उनको कारपेट्स और कर्टन्स ना ही हो तो बेहतर है। अच्छा, लेकिन कुछ मजबूरी है, कुछ लोगों के यहाँ कारपेट्स होते हैं, लेकिन कोशिश ये मेक श्योर किया जाए कि उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी सफाई का एहतमाम किया जाए। दूसरा ये एक थर्ड ये है कि आजकल ज़्यादा एक ट्रेंड बना हुआ है कि बच्चे जो कैट्स हैं उनके काफ़ी रखते हैं, तो उनको घर में एटलीस्ट बेडरूम में ना लेके जाएं, ठीक है। बेशक आपने रखी हुई हैं पेट्स हैं, लेकिन उनको बेहतर है बेडरूम से बाहर रखा जाए। और बाकी वेंटिलेशन का ख्याल रखा जाए, जो रूम है वो वेंटिलेटेड हो, उसमें प्रॉपर विंडोज़ हों, ठीक है। पेरेंट्स की काफ़ी हद तक इसमें इनरोलमेंट होनी चाहिए कि वो जो मेडिकेशन दी हुई है अगर वो ख़त्म हो गई है। कल ही पेशेंट मेरे पास एज़मा के साथ 11 ईयर्स का आया, तो उसने ये कहा कि एग्रीवेट हो गया हुआ था एज़मा उसको, तो फादर वाज वेरी कंसर्न, और वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो प्रॉब्लम ये यहाँ पर ये पेश आया कि बच्चा ये कह रहा था कि मेरे पास तकरीबन 3 दिनों से जो इन्हेलर था वो ख़त्म हो गया था, उसके प्रॉपरली पफ्स होते हैं 200 या 100, तो वो पफ यूज़ करके के ख़त्म हो गए थे। तो वो पेरेंट्स ने भी नहीं देखा, बच्चों ने भी नहीं देखा, तो बेहतर ये कि माँ बाप को चाहिए कि बच्चों के साथ इन टच रहें, अगर ख़त्म हो गए तो उनकी मेडिकेशन लें ताकि उनकी लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, इस पर कंट्रोल, इसकी वजह से कंट्रोल किया जा सकता है। मास्क का इस्तेमाल करें, बाहर जितने भी जिस तरह कभी कोई आंधी आती है तो मास्क का ख्याल रखें। लाहौर में जैसा स्मोक बहुत ज़्यादा है तो उस पर कोशिश किया जाए कम से कम निकला जाए। तो इस तरह तो पिंडी में भी हो गया डॉक्टर साहब। हाँ, अब तो पिंडी में भी हो गया, पिंडी भी पीछे नहीं रहा इस चीज़ में। अच्छा, मज़ीद डॉक्टर साहब, क्योंकि कुछ अहम सवालात जो आम तौर पर जो है एलर्जीज़ के हवाले से पूछे जाते हैं उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, माओं का अक्सर ये भी ख्याल होता है कि जो इनहेलर्स हैं या जो स्टीरॉइड्स बच्चों को जो दिए जाते हैं वो बच्चों की नशोनुमा को रोक देते हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? चले, इसका क्वेश्चन बड़ा ही खुसूसन एक आम जो है ना सवाल है जो हर माएँ पूछती हैं। तो इस सवाल के जवाब से पहले मैं थोड़ा सा उसमें एक एडअप ये करना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा था कि कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं या कैसे बचा जा सकता है, उसमें मैं एक चीज़ मिस कर गया हूँ, वैक्सीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहाँ पर ये है कि फ्लू वैक्सीन हम नॉर्मली एनुअली बेसिस पे हम रिकमेंड करते हैं, जो बच्चे थोड़े से प्रोन है अस्थमा की वजह से, जो उनको हर सीजनल विंटर पे उनको अटैक्स आते हैं, तो इसमें इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का बहुत अच्छा रोल है। तो कहने में ये कि ये ट्रीटमेंट में तो नहीं है इसका रोल, बट ये है कि किसी हद तक जो ट्रिगर करते हैं एलिमेंट उनको किसी हद तक ये कंट्रोल करता है। तो ये हमारे जितने भी पीडियाट्रिशियन हैं ये इसको रेकमेंड करते हैं। सही। तो फ्लू वैक्सीन अवेलेबल भी है इस्लामाबाद में, 2500 का इंजेक्शन आता है, साइनोवैक का भी है, फ्लूवैक का भी है, 25-26 का 100 के राउंड बोर्ड आता है और ईजिली अवेलेबल है। और कोशिश ये करें कि हर बच्चे को एनुअली बेसिस पे ये वैक्सीन लगवाएं ताकि जो उसको एस्थमा के जो ट्रिगर कर रहा है किसी हद तक उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये इसमें एक अच्छा, ये लगवानी कब चाहिए? सर्दी से पहले लगवानी चाहिए? देखिए, आइडली तो वैसे जब भी उनको टाइम मिले एनुअली बेसिस पे उनका एक स्पेसिफिक टाइम हो वो आके लगवा लें जब उनको लगता है। नॉर्मली ज़्यादातर एस्मा विंटर सीजन या पोलन सीजन में ही होता है, स्प्रिंग में। उनको लग रहा है कि उनको वो एपिसोड्स माओं को या पेरेंट्स को पता होता है कि एग्रीवेट कब करिए, तो वो जब उनको पता है कि इस मंथ में इसको एग्रीवेट हो सकता है तो उससे एक मंथ पहले या जनवरी टू जनवरी लगवा लें, मतलब एक स्पेसिफिक मंथ रखें तो एनुअली बेसिस पे उसको लगाते रहें। बेशक वो ठीक भी हो गए लेकिन फिर भी लगवाएं। अगर दमा नहीं भी है फिर भी उसको एलर्जी का इशू है, हो सकता है उसको लेटर ऑन हो जाए, फिर भी फ्लू वैक्सीन इज रिकमेंडेड, मतलब कभी भी लगवा सकते हैं इजीली। सही। अच्छा, वो जिस तरह मैंने आपसे पहले पूछा कि माओं को ये लगता है कि बच्चों की ग्रोथ रुक जाएगी इनहेलर्स की वजह से या स्टीरॉइड्स की वजह से, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, मदर का इसमें बड़ा कंसर्न होता है कि स्टंट ग्रोथ बोलते हैं कि बच्चों का जो हाइट है वो काफ़ी हद तक स्टंट हो जाती है, रुक जाती है। किसी हद तक बात ठीक है कि कुछ इनिशियल टाइम में कुछ मिलीमीटर तक का फ़र्क तो पड़ता है हाइट में, लेकिन लेटर ऑन लाइफ में जब एक एडल्ट हो जाते हैं, एडोलेसेंट एज में हो जाते हैं, जब उन्होंने एक मैक्सिमम हाइट अचीव कर ली उसके बाद कोई इतना सच इम्पैक्ट नहीं पड़ता इनका। तो कहने का मुराद ये है कि एक हेल्दी लंग्स का एक होना, ग्रोथ उसका हाइट से काफ़ी हद तक अगर हम हेल्दी लंग्स को अपना टारगेट रखें कि एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए हेल्दी लंग्स का होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू हाइट।
कि हम हाइट का कंप्रोमाइज़ हो जाएगी तो अब दें या ना दें, तो एस्थमा एक ऐसी बीमारी है कि ये कंट्रोल की जा सकती है। तो हम अगर हाइट को माइंड में रख के ना दें तो वो उसको डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। तो आई फील के माओं को जाना चाहिए इन्हेलर्स की तरफ, और उनको अभी एक बीमारी आ गई है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इन्हेलर्स परस्यू करना चाहिए। आई फील सही, मतलब लेटर ऑन एज में नहीं इसका इम्पैक्ट आता, कोई बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है, जस्ट हार्डली मिलीमीटर्स का आता है, वो भी इनिशियल कुछ टाइम के लिए, कुछ ज्यादा नहीं आता है। सही। सामीन, इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिफा चाइल्ड केयर। इस प्रोग्राम का मकसद यह है कि हम बच्चों की सेहत के हवाले से बात करें। जो व्यूवर्स और लिसनर्स जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनको मैं बताती चलूँ कि आज हम डिस्कस करें चाइल्डहुड एस्थमा और फूड एलर्जीज, यानी कि जो बच्चों में दमा हो जाता है या खाने की जो एलर्जीज होती हैं, तो उस हवाले से जो वालिदैन हैं उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इस बीमारी की क्या अलामात है, इसको कैसे इसका इलाज किया जा सकता है या इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस हवाले से आज हमारी तफसील से गुफ्तगू जारी है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद उसामा, रेजिडेंट पेडियाट्रिक हैं और पाकिस्तान रेलवे हॉस्पिटल में अपनी खिदमात भी सर अंजाम दे रहे हैं। इनसे जो है तफसीली गुफ्तगू जारी रही और काफ़ी नुकात पर हम बात भी कर चुके हैं, और अभी हम मज़ीद जो जनरली सवाल कॉमनली पूछे जाते हैं इस हवाले से, उस हवाले से हम जो है वो बात करें। अच्छा डॉक्टर साहब, वालिदैन का ये भी कहा, उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि मतलब दमा जो है वो बच्चों का जब वो बड़े होंगे तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, कुछ वालिदैन का ये भी ख्याल होता है। तो एज अ डॉक्टर आप इस पे क्या कहेंगे? जी, एस्थमा को हम डिवाइड करते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सिविरिटी के अकॉर्डिंगली ना, कि उस बच्चे को एस्थमा के अटैक्स कितने हो रहे हैं, माइल्ड है या मॉडरेट है या सिवियर है बहुत ज़्यादा। अगर तो बच्चे को कोई इतना ट्रीटमेंट फैक्टर्स नहीं है, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव नहीं है और बहुत माइल्ड सा रहता है, कभी कभार ऑन एंड ऑफ होता है, तो हम कह सकते हैं कि लेटर ऑन जब वो अपनी मेच्योर एज में आते हैं तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। तो यानी उसको बार बार ट्रिगर नहीं होता। जब चीज़ कंट्रोल हो तो अब ना हो रही हो तो हम कह सकते हैं कि वो अपनी लाइफ अच्छी अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकता है। द अदर इसके जो एक सवेयर एस्थमा है और उसको काफ़ी एक्यूट एक्सरपेशन हो रही है इसको, और बार बार रिकरेंट उसके हॉस्पिटल एडमिशन है, तो और फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, उसको प्रॉपर कोई एक्जिमा कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, फिर वो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम होती है लेटर ऑन भी। तो इसमें यही मैं कह सकता हूँ कि वी कैन नॉट ऑलवेज क्योर इट बट वी कैन फुली कंट्रोल इट। तो इसमें ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो हम इसको क्योर नहीं कर सकते बट कंट्रोल कर सकते हैं। सही। अच्छा, इसमें कुछ ऐसी भी कुछ सूरत हाल हो सकती है कि ये जानलेवा जो है वो साबित हो जाए, कि ऐसी इस हवाले से बताएगा? हाँ, कुछ इसके ऐसे हम कहते हैं कि जो एस्थमा है जब वो ज़्यादा स्वेयर हो जाता है तो उसकी कंडीशन मेडिकली यूज़ करते हैं एक्यूट एक्सरबेशन ऑफ एस्थमा। बेसिकली ये एक स्वेरिटी की एक अलामत है जिसमें बच्चों की कुछ अलामात उनको शो होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि वो बच्चा मुकम्मल नहीं सेंटेंस कर पाता। हम नॉर्मली कहते हैं 1 to 10 काउंट करें, वो नॉर्मली बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 to 10 कर लेते हैं, लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा अटैक हुआ एस्थमा का तो वो 1 2 3 के बाद चुप हो जाते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 9 10, तो वो एक सेंटेंस पूरा नहीं कर पाते। तो इससे भी एक अंदाज़ा होता है कि ये दमे का मसला उसको काफ़ी ज़्यादा अटैक हुआ है उसका, ठीक है। और उसको सीटी की आवाज़ इतनी आ रही है और उसको रात को बार बार उठना पड़ रहा है और खाना पीना बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये कुछ अलामत ऐसी हैं जिसकी वजह से फ़ौरन हॉस्पिटल में जो है ना रुजू करना चाहिए डॉक्टर के पास। कुछ इसके हम अलामत के बेस पे हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो वो ट्रीट भी हो जाता है। अच्छा, जिस तरह से हम बात भी कर रहे थे दमा का और जो फूड एलर्जी है, इसका कोई ताल्लुक है, या आप एज ए डॉक्टर कुछ सजेस्ट करना चाहें कि कौन कौन सी ऐसी खुराक है या ऐसे कौन से खाने जो दमे में जो है वो अवॉइड करना चाहिए, उसको बढ़ा सकते हैं? देखिए, फूड एलर्जी पॉइंट इज अगेन सेम एलर्जी, एक वर्ड आ गया एलर्जी, ये इसका रिस्क फैक्टर है दमे का। बेशक वो फूड एलर्जी हो, उसको फ्लू का मसला हो या उसको गंदम की एलर्जी हो, वो इट ऑलवेज ट्रिगर। तो जाहिर बात है अगर उसको पीनट एलर्जी है, मूंगफली एलर्जी है, तो एक रिएक्शन बॉडी में जब आएगा तो उस रिएक्शन में जो उसकी अलामत आएंगी, सांस में तंगी और मुश्किल से सांस ले रहा है, तो वो ऑलरेडी उसको दमा था। बट फूड एलर्जी उसको पता था कि उसको पीनट एलर्जी है, वो बच्चा छोटा है लेकिन उसको पता नहीं चला, कुछ ख्याल नहीं रखा, उसने पीनट्स ले लिए। तो पीनट्स वैसे तो दमा लास्ट 2-3 सालों से नहीं था, बट उसने पीनट एलर्जी थी, उसने पीनट ले ली किसी तरह, किसी चीज़ में पीनट्स होते हैं, चॉकलेट्स में भी पीनट्स होते हैं, चॉकलेट कुछ ऐसी होती हैं जिसमें पीनट्स होते हैं,
तो हमारे पास अक्सर पेशेंट आए हैं कि वो चॉकलेट ली, उसके बाद सांस की तंगी हुई, सांस में सीटी की आवाज़ें आने लगी और बच्चे को सांस फूल गया और अब खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, डॉक्टर साहब ये ऑलरेडी एस्थमेटिक पेशेंट है, क्या करें क्या करें। तो हम कह सकते हैं कि फूड एलर्जी का ताल्लुक बिल्कुल है दमे के साथ। हमें वही मैं कहने का मेरा मुराद है कि आपको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि इसको किस चीज़ से स्पेसिफिक एलर्जी है, तो वो कंट्रोल कर लेंगे तो उससे दमे का कंट्रोल भी रहेगा। अब वो देखें उसको लास्ट 5 ईयर से नहीं था, कोई अटैक नहीं हुआ, बट उसने पीनट लिया, उसके बाद वो उसके साथ वो अलामत आई और उसको फ़ौरन जो है फिर अस्पताल रश करना पड़ा। तो फूड एलर्जी का ताल्लुक बिल्कुल है। सही। सामीन, इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिफा चाइल्ड केयर और आज फूड एलर्जीज और दमे के हवाले से जो है वो बात हो रही है। हमें लाइव व्यूवर्स ने भी जो है फेसबुक पर ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हमें सवाल भी जो है वो मौसूल हुआ है कि अगर बच्चा जो है उसको सांस में प्रॉब्लम होती है और अगर वक्ती तौर पर अगर उसको जो है अगर हम जैसे सिरप बच्चों को दे दिए जाते हैं या कहवा दे दिए जाते हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? पहली बात तो ये कि जब बच्चों को सांस का मसला चल रहा हो, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में हो, नाक के नथने फूल रहे हों, पसलियाँ नज़र आ रही हों, यहाँ पर थोड़ा सा डिप पड़ रहा हो, स्टर्नल टक बोलते हैं, कुछ अलामत ऐसी हो, सांस तेज़ी से ले, तो इसको बोलते हैं रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो ये एक ऐसी अलामत है कि जब बच्चे सांस हंगर होती है, इनको सांस मिल नहीं रही होती, तो उस अलामत में बेहतर ये है कि कुछ ना ही दिया जाए ओरली तो बेहतर है। अच्छा। सिरप हो गया, पानी हो गया, ये बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं कि हम माएँ कहती हैं कुछ पानी पिला देते हैं, कुछ इस तरह दे देते हैं, वो एस्पिरेट करने के चांसेस होते हैं कि वो बच्चा उस वक्त ऑलरेडी बड़ा डिफ़िकल्ट से सांस ले रहा है, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग है, तो आप उस कंडीशन में अगर उसको सांस लेंगे तो वो सांस की नाली, खुराक की नाली के बजाय सांस की नाली में जा सकती है। तो जिसकी वजह से जो ऑलरेडी एक मसला एस्थमा का था, एक और प्रॉब्लम आ गया साथ, एस्पिरेशन नमूनिया की तरफ भी चला जा सकता है। तो दो चीज़ें फिर आप आपस में कंबाइन हो जाती हैं। तो आई वुड से कि इस तरह की अलामत में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आपके पास घर में नेबुलाइजेशन मशीन पड़ी हुई है, जो मैं पर्सनली अगर बोलूँ कि नेबुलाइजिंग मशीन अगर तो आप अफोर्ड करते हैं और आपका बच्चा एस्थमेटिक है, तो आपको हमेशा कैरी कर लेनी चाहिए। किसी टाइम भी अटैक हो सकते हैं, तो हमारे वो नेबुलाइजेशन से किसी हद तक कंट्रोल हो जाता है। आप हॉस्पिटल यानी ना आने का भी अगर टाइम नहीं है, रात के 3 बज रहे हैं और आप उस एरिया में हैं जहां आप डॉक्टर की उस विसिनिटी में नहीं है अवेलेबिलिटी, तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं नेबुलाइजेशन से। तो आई वुड से कि उस टाइम काबा और इस तरह की चीज़ें से अवॉइड किया जाए। सही। तो जो इनहेलर है, बेसिकली इस तरह की अलामत आती हैं तो इसमें हम कहते ही हैं रेस्क्यू थेरेपी बोलते हैं। एक हम जो उसकी ट्रीटमेंट रजीम, ज़्यादा मैं उसमें डीपली नहीं जाऊंगा मेडिकली, लेकिन ये कि जब भी बच्चों को सेवेरिटी के बेसिस पे हम इनहेलर देते हैं, तो इनहेलर 2 किस्म के देते हैं। एक देते हैं इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स प्लस लाबा, उसमें ही होता है कि वो 2 पफ सुबह 2 पफ शाम को 12 ऑर्ली बेसिस पे देते हैं, जो उसको किसी हद तक कंट्रोल रखता है। सही। बट उस 12 आवर्स के मिड में अगर रात उसने सुबह 9 बजे और रात 9 बजे लेता है, लेकिन रात 3 बजे उसको एकदम से सेवेरिटी एकदम से ज़्यादा होगी किसी भी वजह से, तो उस वक्त कावा और ये पानी की बजाय बेहतर है कि हमने एक दूसरा जो इनहेलर रेस्क्यू के लिए उसको दिया हुआ है वो इस्तेमाल करें। एक एस्थमा एक ऐसी बीमारी है कि इसका इलाज फ़ौरन हो जाता है। अगर मैं सामीन को, सुनने वालों को कहूँ कि मैं अगर इसमें थोड़ा एडअप करना चाहूँ कि मैं खुद एक एस्थमेटिक पेशेंट हूँ। अच्छा। तो इसको मैं इसलिए रिलेट इसलिए अच्छा कर पा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने बचपन से ही, चाइल्डहुड से इसको एक्सपीरियंस किया है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस इसमें है और ये इस तरह की है कि मैं अपनी लाइफ गुजार रहा हूँ। मैं आपके सामने इस टाइम बैठा हूँ तो मैं अपनी लाइफ एज अ डॉक्टर गुजार रहा हूँ और मेरे लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है कि मैं जितने भी माएँ हैं, सुनने वाले हैं, उनको मैं बता सकूं कि इसको किसी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। अभी भी कब समटाइम्स सीजनल चेंजेस की वजह से मुझे रिकरेंट या कभी कभार एपिसोड्स आती हैं, बट आई ऑलवेज कैरी माई इनहेलर विद मी, ठीक है। और अब मेरे बैग में ऑल टाइम पड़ा होता है, ठीक है। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिसको हम लिफ्ट ना करवाएं तो बेहतर है, उनको कहें कि ठीक है बस बीमारी लग गई तो सो व्हाट, सही, ठीक है। तो आप इनहेलर अपने साथ कैरी करें। जब आपको थोड़ा सा अटैक हो, आप इनहेलर की 2 पफ लें जो शॉर्ट एक्टिंग है, जो रेस्क्यू यूज करते हैं, एज कम्पेयर टू कि आप उसको कावा दें या सिरप दें, नेबुलाइजेशन या रेस्क्यू के लिए इनहेलर। सही।
सामीन, इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिफ़ा चाइल्ड केयर और इस हवाले से हमने तफसील से गुफ्तगू की कि इस तरह से इस बीमारी को जो है वो इसका इलाज किया जा सकता है, इसकी क्या अलामात हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ जो कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आम तौर पर माओं की तरफ से कि किस तरह से जो है वो बच्चों के मुख्तलिफ मसाइल को जो हल किया जाए, तो इस हवाले से हमने बात भी की। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद उसामा, रेजिडेंट पेडियाट्रिक हैं, पाकिस्तान रेलवे हॉस्पिटल में अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम का भी वक्त क्योंकि मुख्तसर है, तो कोई ऐसी बात जो आप जाते जाते शेयर करना चाहें या वालिदैन के लिए कुछ जो है टिप्स देना चाहें आखिर में? जी, क्लोजिंग नोट्स में मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह ये एक ऐसी बीमारी है जिससे मैंने आपको बताया 10 में से 1 बच्चों को होती है, और अगर इस तरह की अलामत बच्चों को हो भी जाए तो उन बच्चों को उनकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ या उस तरह की एक्टिविटी से महदूद ना किया जाए तो बेहतर है। सही। और बेहतर ये कि उसको उनको इनकरेज किया जाए और उनको बताया जाए कि अगर एस्मा उनको हो गया तो वी कैन फाइट, ठीक है, टुगेदर। तो उसमें माँ के साथ बेटे का भी उतना ही रोल है, माँ का भी। तो कहने की मुराद मेरा ये है कि माँओं को चाहिए कि फॉलोअप रखें अपने डॉक्टर के साथ, और जो इन्हेलर्स उनको दे दिए हैं तो वो एक लोगों के उस प्रेशर में आके कि इसको इन्हेलर यूज़ कर रहे हैं, ये तो दमे का मसला है, एक होती हैं फैमिली प्रेशर्स होते हैं कि ये तो अब इसको तो दमा हो गया, ऑल ओवर द टाइम चलेगा, बट ये हर एक को है, हर एक 10 में से 1। तो इस चीज़ में बारे में इतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं अपने आप को करना, और उस बच्चे को महदूद नहीं करना, और उसको इनकरेज करें कि इनडोर एक्टिविटीज़ के बजाय आउटडोर एक्टिविटीज़ करे, गेम्स करे, स्पोर्ट्स खेले, अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करे। अब मैंने इस चीज़ को कैसे ओवरकम ज़्यादा कोशिश करने की है कि अब तो इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आउटडोर। तो मैं पहले ही क्रिकेट होगी, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन, डिफरेंट किस्म की जिसमें आपकी एक्सर्शनल आपका बॉडी यूज़ हो, तो उसमें आप गेम्स को इन माओं को चाहिए इनकरेज करें, फॉलोअप्स रखें, और फैमिली प्रेशर में आके इन्हेलर उनके बैग में, इसमें ये कि फैमिली प्रेशर है तो ऐसा ना करें कि यूज़ ना करें, हमेशा कैरी करवाएं उनके बैग में। और उनको ये भी लोग नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं और इनमें कोई इतना प्रॉब्लम मसला नहीं है। तो आई ऑलवेज इनकरेज मदर्स टू यूज़ प्रॉपर इन्हेलर विद प्रॉपर टेक्निक and have a regular follow up with the doctors, and that's it. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को भी समराइज़ कर दिया, बहुत अच्छा पैगाम भी दे दिया कि इस बीमारी को जो अस्थमा है इसको कंट्रोल किया जा सकता है, आप भी बेहतर जो है वो लाइफ गुजार सकते हैं। तो जो वालिदैन हमें इस वक्त देखो सुन रहे हैं उनके लिए भी यही पैगाम है कि जैसे जो भी जिस प्रॉब्लम से आपका बच्चा जो है वो गुजर रहा है या शिकार है, तो उस हवाले से आप मौलिद से रब्ता करें, बर वक्त उसका जो है वो हल तलाश करें और आपका बच्चा जो है वो नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। जिस तरह अगर अस्थमा की बात की जाए तो उसके सिम्टम्स को, उसके अलामात को अगर कंट्रोल कर लें तो आप भी जो है वो नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। और बच्चे को एक लिमिट करना या फिज़िकल एक्टिविटी से रोकना, तो ये भी उसकी इम्यूनिटी के लिए, उसकी जो नशोनुमा है या उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, उसके लिए भी जो है ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो बच्चा जो अस्थमा के साथ है वो भी नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। और जैसे कि आज हमने बात भी की इस बीमारी के हवाले से तफसीलन कि ये बीमारी क्या है, इसकी क्या अलामात हैं, इसको किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, और इस हवाले से आम लोगों में जो तासुरात पाए जाते हैं उस हवाले से हमने बात की। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत मालूमाती साबित हुआ होगा। और आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद उसामा, रेजिडेंट पेडियाट्रिक हैं, और आज का जो एपिसोड है ये पाकिस्तान रेलवे हॉस्पिटल के ताउन से जो है पेश किया गया। अपनी मेज़बान रिबा सलीम को दीजिए इजाज़त, आपसे भी मुलाकात होगी रिफ़ा चाइल्ड केयर के किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।